नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। सोचिए, घर बैठे आपको पुलिस, सीबीआई या कोर्ट के नाम पर कॉल्स आए और कहा जाए कि आपके नाम पर कोई केस चल रहा है, गिरफ्तारी हो सकती है, और फिर आपको घंटों घंटों तक वीडियो कॉल पर बैठाकर पैसे वसूले जाएं। इसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट। और अब ऐसा ही एक मामला जो है हैदराबाद में सामने आता हुआ दिखाई दिया है। 74 साल की रिटायर्ड डॉक्टर की मौत हो गई। जी हाँ, 3 दिन तक लगातार ऑनलाइन धमकियों और झूठे वारंट्स दिखाकर उनसे लगभग 6 लाख से ज्यादा रुपए ऐंठे गए। डॉक्टर हार्ट अटैक से चल बसी, लेकिन स्कैमर्स मौत के बाद भी परिवार को धमकाते रहे। कुछ आंकड़े आपके स्क्रीन पर हम यहाँ पर पेश करना चाहते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि भारत में डिजिटल अरेस्ट के मामले किस तरह से दर्ज हो रहे हैं और कितनी तीव्रता से दर्ज हो रहे हैं। तो डिजिटल अरेस्ट के स्कैम के जो मामले हैं, हाल ही में हैदराबाद का मामला और इसी तरह के मामले अगर हम देखें हैदराबाद में, तो जनवरी से लेकर जून 2025 तक 34 केस रिपोर्ट हुए हैं। 2024 की इसी अवधि में 140 से ज्यादा मामले थे। पीड़ित ज्यादातर 60 से 80 साल के वरिष्ठ नागरिक। हैदराबाद डॉक्टर केस की अगर हम बात करें तो 76 वर्षीय महिला डॉक्टर से लगभग 6 लाख से ज्यादा वसूले गए। लगातार 70 घंटे तक ऑनलाइन अरेस्ट में इनको रखा गया। और इतना ही नहीं, एक और डॉक्टर का केस, 45 वर्षीय डॉक्टर से लगभग 1.2 करोड़ ऐंठे गए हैं। अच्छा, बंगलुरु जाते हैं, वहां पर भी एक मामला, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से लगभग 11 करोड़ लूटे गए। मुंबई की अगर हम बात करें, मुंबई और मुरादाबाद, ये सीबीआई का भी केस है। एक शख्स को 3 महीने में 42 बार डिजिटल अरेस्ट किया गया। कुल ठगी अगर हम बात करें तो लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा है। कुल मिला के ट्रेंड देखा जाए तो हैदराबाद बंगलुरु इस फ्रॉड के सबसे बड़े हॉटस्पॉट है। ज्यादातर शिकार वरिष्ठ नागरिक या टेक प्रोफेशनल्स हो रहे हैं। अब यहाँ पर जो ठग हैं अक्सर पुलिस बनकर सीबीआई से बोल रहे हैं या कोर्ट के नाम पर कॉल करते हैं। तो कुछ बड़े सवाल जो हम आपके स्क्रीन पे भी फ्लैश कर रहे हैं, जो हम शो पर भी पूछेंगे हमारे पैनलिस्टों से। डिजिटल अरेस्ट डर का नया हथियार या धोखाधड़ी का नया जाल? वरिष्ठ नागरिक क्यों बन रहे हैं सबसे आसान शिकार? क्या पुलिस, सीबीआई के नाम को लेकर कोई भी आपको ब्लैकमेल कर सकता है? हैदराबाद और बंगलुरु क्यों बन रहे हैं डिजिटल अरेस्ट फ्रॉड के हॉटस्पॉट? क्या हमारी साइबर सुरक्षा एजेंसियां इन स्कैमर्स से निपटने के लिए तैयार हैं? बैंक और डिजिटल पेमेंट सिस्टम इन फ्रॉड्स को रोकने में कितना सक्षम है? हमारे साथ खास मेहमान जो तमाम सवालों के जवाब भी देंगे। खुशबू जैन है, साइबर लॉ एक्सपर्ट, अमित दुबे साइबर एक्सपर्ट हैं, विक्रम सिंह फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश। आप सभी का स्वागत है इस खास पेशकश में। विक्रम सर, एक और नया मामला, और ऐसे बहुत सारे मामले होंगे क्योंकि अभी जो आंकड़े हमने बताए वो तो केवल रिपोर्टेड मामले हैं। बहुत सारे मामले तो अनरिपोर्टेड भी गए होंगे, जहां पर लोगों को शायद पता भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या हुआ है। पर यहाँ पर तो ये महिला की डेथ हो गई और उसके बाद भी इनके परिवार को ब्लैकमेल किया गया, इनके परिवार को जो है परेशान करते रहे हैं। ये नया स्वरूप है डिजिटल अरेस्ट का, ऐसा बोला जा सकता है क्या विक्रम सर? बिल्कुल बोला जा सकता। कविता जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। ये नए नए आयाम जो जुड़ते चले जा रहे हैं डिजिटल अरेस्ट और इस तरीके के साइबर क्राइम में, आप देखेंगे कि इसमें कांस्टेंट इंप्रूवमेंट, कांस्टेंट इनोवेशन इन अ नेगेटिव सेंस। और ये अपनी रिसर्च में तमाम चीजों को इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्योंकि साइकोलॉजी, सोशल इंजीनियरिंग इसका एक भाग है। एक विक्टिम को मैं जानता हूं, उत्तर प्रदेश के ही है, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति, नाम लेना औचित्यपूर्ण नहीं है। उनको 1 बार कहा, 2 बार कहा, जब 3 बार में उन्होंने पैसे दिए, फिर उनको बैंक तक ले गए, बैंक से भी उनको दुख लिया। और दुखने के बाद एक आदमी, अब आपने कहा क्यों बेंगलुरु और हैदराबाद और क्यों वरिष्ठ नागरिक, एक आदमी की जहनी जो कमजोरी होती है, जो कहते हैं इन अ मोमेंट ऑफ वीकनेस, हम कहते हैं इतनी तवालत से अच्छा कि एक बार दे दो। और एक बार जब हमने दिया, लाइक सकंगिंग टू ब्लैकमेल, और ब्लैकमेल में जब एक दफा देना शुरू कर दिया, फिर वो एक एंडलेस टनल हो जाती है, अंधेरा कुआं हो जाता है। और जब तक वो सारे बैंक अकाउंट खाली नहीं करवा लेगा, एफडी भुनवा नहीं होगा, साइबर क्रिमिनल की आत्मा तृप्त तब भी नहीं होगी। हाँ, जो शिकार है वो हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि लोगों के पास नहीं रहता है। देखिए, मैं तो पूर्व डीजीपी हूं, मेरे पास भी ईमेल पे ये आया है। अमित जी और खुशबू जी, आप भी जरा देखिए, ये इसने कहा कि आप बहुत आपत्तिजनक साइट्स पे जाते हैं और आपको यहाँ तलब किया जा रहा है कोलाबा में ईडी और सीबीआई ऑफिस में।
तो खैर जवाब देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन सीनियर सिटीजन जो वीक माइंडेड है, और कुछ इनकी सर्वे ये बताती है आपके डार्क वेब से कि आपकी माली हालात कैसे हैं। ये हमने आज तक नहीं देखा कि किसी कमजोर आदमी के यहाँ इस तरीके के साइबर अटैक होते हैं। अब होंगे तो बात दूसरी है, लेकिन इसमें 99% इनकी अगर एक्यूरेसी है, तो मैं समझता हूं कि डिजिटल वेरिफिकेशन और डार्क वेब का इसमें बहुत बड़ा रोल है। और डार्क वेब के जरिए से ये सब पता लगा लेते। लेकिन जो आपकी जो पहला आपका प्रश्न था कविता जी, कि जो इनोवेशन आया है वो इनोवेशन अपने में, जैसे जामताड़ा के स्कैमस्टर्स ने भी एक लेवल के बाद अपना इनोवेशन किया, और इस साइबर फ्रॉड में भी लोगों ने देखा कि अब इसमें थोड़ा इनोवेट करो, थोड़े डायमेंशंस अलग करो तो टर्नओवर बढ़ जाएगा। टर्नओवर बढ़ा है। आप जान के ताज्जुब होगा कि 200 वर्षों की डकैती में कितने बड़े बड़े नाम आए, सुल्ताना, मान सिंह, माधव सिंह, मोहर सिंह, तहसीलदार सिंह, पोथी, शविराज निक्से, उनका टोटल टर्नओवर रहा होगा 200 करोड़। और यहां पर मालूम पड़ा कितने हजार करोड़ निकल के बताया जाता है कंजर्वेटिव एस्टिमेट से कि 90 लाख करोड़ का टर्नओवर हो चुका है। आप समझ सकती कितनी भयावह स्थिति है। लेकिन मैं समझता हूं कि खुशबू जी, अमित जी इस पे और बृहद प्रकाश डाल के मार्गदर्शन करेंगे कैसे बचा जाए, क्योंकि जो हमारी अवेयरनेस सिचुएशन है, 1930 जो नंबर है, जो हमारे कैंपेन्स हैं और हमारी जो तैयारी है, एज अ पुलिस ऑफिसर फॉर्मर मैं कहूंगा बहुत अच्छी तैयारी है। लेकिन एज अ नागरिक मैं कहूंगा कि इन स्केल ऑफ 1:10 हमारी तैयारी 3 आउट ऑफ 10 से ऊपर नहीं जाएगी। चलिए, नहीं, तैयारी की तो बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इसका स्वरूप हमेशा बदलता जा रहा है, सिस्टम पर सवाल खड़े होते हैं, अथॉरिटीज पर सवाल खड़े होते हैं, और अमित, कहीं ना कहीं नाकाम पाई जाती हैं तमाम व्यवस्थाएं भी। लोग रिपोर्टिंग करने में कभी कभार लेट भी कर देते हैं, और अगर करते भी हैं तब भी टर्न अराउंड इतना ज़्यादा नहीं है कि हम पकड़ सकें जालसाजों को, बिकॉज ये बहुत सोफिस्टिकेटेड से पूरा मामला जो है, पूरी वारदात को अंजाम दिया जाता है। देखिए, यहाँ ये समझना होगा कि यदि क्राइम रियल टाइम में हो रहा है तो क्रिमिनल भी रियल टाइम में ही पकड़ना पड़ेगा। आप यदि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे का डिले हो जाता है तो पैसा बड़ी तेजी से बाहर मूव हो जाता है, और उसके बाद जो क्रिमिनल्स होते हैं या जो अकाउंट्स होते हैं वो म्यूल अकाउंट, या जो सिम कार्ड है वो भी म्यूल सिम कार्ड है, किसी और के नाम भी लिए गए, तो हम असली अपराधी तक नहीं पहुंच पाते। यहाँ पर एक पुलिसिंग का एक जो माइंडसेट है कि हम क्रिमिनल पकड़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर अब क्रिमिनल पकड़ने से ज्यादा माइंडसेट ये भी होना चाहिए कि मैं पैसा वापस लाना है, और पैसा वापस लाने के लिए क्विक जो कार्रवाई है करना बहुत जरूरी होता है। हो सकता है कि हम 6 महीने बाद क्रिमिनल पकड़ भी, लेकिन उसके पास भी पैसा नहीं है तो विक्टिम को कोई क्विक रिलीफ तो मिलता है। तो ऐसे में लाखों करोड़ों, जैसा सर ने बताया, देश के बाहर जा रहा है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा देश की जीडीपी पर नुकसान है। और ये जो पूरा पैसा है, ये कोई एक 10, 20, 25, 50 लोगों का ग्रोह नहीं लूट सकता। इसके लिए पूरा इकोसिस्टम है जो हमें समझना होगा, और उस इकोसिस्टम को तोड़ना होगा। ऐसे लोग जो इनको बैंक अकाउंट दे रहे हैं, सिम कार्ड दे रहे हैं, ऐसे लोग जो इनको जो पैसा बाहर मूव करने की फैसिलिटी दे रहे हैं कि कैसे हम हवाला करेंगे, या क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू, या गेमिंग करेंसीज के थ्रू, या गिफ्ट कार्ड्स के थ्रू, या कैश विड्रॉल है तो वो भी कैसे मूव होगा। ऐसे लोग जो पनाह देते हैं, कई जगह इस तरह की लोकेशंस आइडेंटिफाई की गई है कि आप यहाँ से कॉल सेंटर ऑपरेट कीजिए और आप तक पुलिस नहीं पहुंचेगी। तो वो जो पूरा टेक्निकल इकोसिस्टम बना देते हैं कि वीपीएन के थ्रू या सिस्टम टेक्नोलॉजी के थ्रू हम उसको हिडन रख सकें और उन तक आसानी से ना पहुंचा जा सके। ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिलकर ये पूरे सिस्टम को खड़ा करती हैं, और उसके बाद लाखों करोड़ों की लूट होती है। कई बार लोग देश के बाहर से भी ऑपरेट कराए जाते हैं। आपने देखा होगा लाओस से भी करीब 150 से ज्यादा लोग रेस्क्यू कराए गए, जो भारत से जॉब के नाम पर ले जाए गए थे, और वहां से उनको कठिन परिस्थितियों में बिना खाना दिए, मार कर, पीट कर, इस तरह के टारगेट दिए गए कि आप करिए साइबर क्राइम और पैसा लाइए। तो ये सारी चीजें आप खुद बता रही है कि इंटरनेशनल गिरोह है, इसमें बहुत सारी ताकतें शामिल है। इसको नॉर्मल पुलिसिंग के थ्रू रोक पाना, तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। अधिकतर जो मास्टरमाइंड है दुबई में बैठे हैं, सिंगापुर में बैठे हैं, वहां से ही ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये चीज की जब तक हम सीवियरिटी को समझेंगे नहीं कि कितना बड़ा है, हमें वो 2-4 लड़के आजकल जो मेरे पास केस आते हैं, साहब मेरे बच्चे ने गलती से अपना अकाउंट किसी को दे दिया और उसमें पैसा आ रहा था और फिर किसी और जगह ट्रांसफर कर दिया, पुलिस उसको परेशान कर दी, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं कि अपना अकाउंट किसी को देना ही नहीं है, दे ही नहीं सकते आप। ये अपने आप में एक क्राइम हो जाएगा यदि उसमें कोई भी फ्रॉड का पैसा आ गया। तो जो अवेयरनेस लेवल है वो इतना कम है कि लोग अपने सिम कार्ड दूसरों को दे दे रहे हैं, क्या आप व्हाट्सएप यूज कर लीजिए इस पे, या अपना बैंक अकाउंट दे रहे हैं। ये जो चीजें हैं, और इजी पैसा कमाने के लालच में वो कर देते हैं, बच्चे कर देते हैं, कई सारे टीनेज बच्चे इसमें
तो मेरे ख्याल से ना सिर्फ अवेयरनेस पर इस इकोसिस्टम को तोड़ने के लिए हर लेवल पर एक कार्रवाई की जरूरत है, जो अभी उस तरीके से मिस। खुशबू, थोड़ा सा कानून नियम भी हमें समझना है आपसे, क्योंकि डीपीडीपी एक्ट में मुझे समझना है कि किस हद तक ये कवर हो चुका है मामला। डिजिटल अरेस्ट की स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है, और जो मामले अभी पड़े भी हैं वो ज़्यादा करके टेकी और टेक प्रोफेशनल्स के लिए को घात पहुँचाते हुए सामने आ रहे हैं। ये किस तरह से वरिष्ठ नागरिक ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं? न सिर्फ डिजिटल अरेस्ट, हमने ऐसे बहुत सारे स्कैम्स देखे हैं जहां पर उन्हें टारगेट किया जा रहा है। ये अब एक नया तरीके का मामला सामने है, और इसीलिए भी क्योंकि ये ऐसे मोड़ पर पहुंच गया जहां पर एक शख्स की जान चली गई है, और इसीलिए जान चली गई क्योंकि उन्होंने 3 दिन लगातार इतना स्ट्रेस ले लिया और वो सदमे में आ गई। तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही गंभीर स्थिति है, और ऐसी स्थिति बन गई है जहां पे अब संज्ञान लेना ही होगा। जी बिल्कुल, इतनी अवेयरनेस के बाद में भी अगर ऐसी सिचुएशन परसिस्ट करती है तो हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। और जहाँ सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, जहाँ आप वल्नरेबल जो हमारा सोसाइटी का जो मार्जिन है उनकी बात कर रहे हैं, तो आपको ये समझने की कोशिश करेगी कि ये जो साइबर क्राइम है, डिजिटल अरेस्ट वाला या और भी बहुत सारे जो क्राइम हैं, इनमें ये पहली चीज करते हैं कि ये एक भय को लेकर आने की कोशिश करते हैं। और भय कैसे आप आपके अंदर इंस्टिल करते हैं? उनके पास में बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है आपकी, वो इंफॉर्मेशन के इससे वो ये ट्रस्ट करवाते हैं कि वो जो बोल रहे हैं वो सही है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं सीबीआई से कॉल कर रही हूँ, तो मेरे पास में आपकी बहुत सारी डिटेल होगी। कभी आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा, आपका एड्रेस होगा, आपकी बाकी डिटेल्स होगी। अगर मैं डिजिटल अरेस्ट में ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका जो बेटा या बेटी पकड़ी गई है इस चीज के लिए, तो मुझे उनकी डिटेल्स होगी। ऐसे करके, या कोई ट्रांजैक्शंस हुआ या फिर कोई पार्सल रिलेटेड होगा, तो मेरे पास में ये इन्फॉर्मेशन होगी कि आप यहाँ पे रहते हैं और आपने यहाँ पे इस तरीके से पार्सल भेजा है, ताकि मैं उसको यूज कर सकूं। तो जैसे ही ये एक थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन का यूसेज होता है, वहां पे फिर आ जाता है कि आपको लगता है कि अरे ये इन्फॉर्मेशन इनके पास है, मतलब कि ये सच में मेरा ही इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है, और आप उनकी बात फिर समझ लेते हैं। और वो जो फियर आ जाता है वहां पे, जहां वो आपको डराने और धमकाने की कोशिश करते हैं कि आपने ये जो किया है इससे आपको इतनी बड़ी सजा मिलेगी। फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं जो फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो यूटिलाइज किए जाते हैं टेक्नोलॉजी से बनाने के लिए। वहां पे वो स्टैंप लगा कर रखते हैं या फिर उस तरीके से रखते हैं। और फिर वो वीडियो कॉल्स पे जब आते हैं तो वो वीडियो कॉल्स पे भी यूटिलाइज करते हैं बहुत बार टेक्नोलॉजी का, डीप फेक टेक्नोलॉजी का, जहां पे वो इस तरीके से दिखाते हैं कि वो पुलिस ऑफिसर है या फिर वो किसी अथॉरिटी से है। बहुत बार सिर्फ यूनिफॉर्म में होते हैं, बहुत बार वो इम्पर्सोनेट करते हैं, जहां पे आप जानते हैं कि ये इंसान फेमस है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको लगेगा हाँ ये तो कमिश्नर है। तो वो डीप फेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपको करते हैं। तो जब आपको ये ट्रस्ट होने लगता है तो आपको लगता है अब तो ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी, सोसाइटी को लेकर भय हो जाता है कि मेरा नाम खराब होगा या फिर मुझे अरेस्ट कर लेंगे, मैं क्या करूं, किसी तरीके से इसको सेटल करूं। और जैसे ही वो ट्रस्ट के साथ में भय आपके अंदर इंस्टिल हो जाता है, तो आपका जो नॉर्मल क्षमता होती है इंसान की सोचने समझने की और एक्ट करने की, वो बहुत हद तक कम हो जाती है। फिर वो आपसे करवाने की कोशिश करते हैं जो उन्हें करवाना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये आती है, जो आपने डीपीडीपी की बात की थी, कि जो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि डेटा बहुत लीक हो जाता है ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, जो उनको नहीं ही करना चाहिए। बिकॉज कोई भी कंपनी अगर आपका डेटा लेती है तो उसको उसकी एक जवाबदारी बनती है कि उस डेटा को सिक्योर रखे, उस डेटा को आपकी परमिशन के बिना बाकी एंटिटीज से लूजली शेयर ना करे। तो डीपीडीपी एक्ट जो आता है तो यही बोल रहा है कि ये जो कंपनीज है इनको डेटा को सिक्योर रखना होगा, और अगर ये सिक्योर नहीं रखेगी तो 250 करोड़ तक की पेनल्टी इन कंपनीज पे लग सकती है। और ये किसी और से आपका डेटा शेयर करेगी आपकी परमिशन के बिना, तो 50 करोड़ तक की पेनल्टी इनके ऊपर लग सकती है। तो ये डीपीडीपी एक्ट एक तरीके से जो चीज आप और मैं जाकर नहीं कर सकते हैं, वो कंपनी से लॉ के थ्रू करवाने की कोशिश कर रही है, कि जो आइडली एक कंपनी को करना चाहिए था आपने नहीं किया, तो अब आपको करना बहुत जरूरी है, वरना आप 50 करोड़ 150 करोड़ तक की पेनल्टी आपके ऊपर लग सकती है। नाउ आपकी तीसरा पॉइंट आता है कि ये जो टारगेटेड ऑडियंस है उनका ये कंटिन्यू हो रहा है और उनके पास में क्या प्रावधान है। तो प्रावधान आई थिंक अमित जी और विक्रम जी दोनों ने बताया था कि आप इमीडिएटली कॉल करें
1930, तो उसके पहले आप ये समझने की कोशिश करें और गांठ बांध ले कि डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई चीज लीगल नहीं है इंडिया में। ये कोई टर्मिनोलॉजी ही नहीं है। कोई पुलिस, कोई अथॉरिटी आपको डिजिटल अरेस्ट नहीं कर सकती है। कोई थोड़ा सा सेंस लगाए, जहां पे कोई भी फियर वाला फैक्टर आता है, 2 स्टेप पीछे ले, सोचे समझे, दोस्तों से शेयर करे, फैमिली से शेयर करे, डर में नहीं रहे इस चीज को लेकर, और बिल्कुल इस बात को अवेयरनेस में फैला दे कि डिजिटल अरेस्ट जैसी चीज का कोई पावर किसी भी पुलिस के पास में, किसी भी अथॉरिटी के पास में नहीं है। ये कोई लीगल चीज नहीं है इंडिया में। तो डिजिटल अरेस्ट हम यूज कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी, पर डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। दूसरा नंबर होता है कि अगर आपके साथ में कुछ ऐसा हो गया, आपको बीच में लगा कि कुछ गड़बड़ है, तो आप बीच में भी एक्ट अपॉन कर सकते हैं। आप 1930 पे कॉल करें, आप cybercrime.gov.in पे कंप्लेंट रजिस्टर करें, आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करें जाकर, और आपको अगर डर है कि आप जा नहीं सकते हैं, तो आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन के नंबर्स एज इट इज आपके फोन में आपके पास सेव होने चाहिए इमरजेंसी के लिए, या फिर 100 नंबर पे कॉल करके कंप्लेंट करें कि मेरे साथ में मुझे लग रहा है इस तरीके से कुछ हुआ है, तो प्लीज आप इसको जरा गाइड करें। और 100 नंबर आई थिंक 5 मिनट से ज्यादा वो नहीं लेते हैं आपके पास तक पहुंचने के लिए, अगर आपके पास में नियरेस्ट पुलिस स्टेशन का नंबर भी नहीं है तो ये तो हो गया इमीडिएट। अब होता है कि आपने पैसे ट्रांसफर कर दिया है, तो 1930 आपका एक इमीडिएट होता है। अब उसमें 1930 में कॉल करने के लिए आपको 3 चीजों का ध्यान रखना होगा। कौन से बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करें या पेमेंट गेटवे से, किस अकाउंट में ट्रांसफर करें, और उसकी क्या ट्रांजैक्शन डिटेल्स है, ये रेडी रखें जब आप कंप्लेन करें 1930 पे। अब 1930 का काम ये होता है कि ये जो क्रिमिनल्स है, इन्होंने एक वेब बना के रखी है। जब पैसा ट्रांसफर करते हैं, जो अमित जी बता रहे थे कि बहुत सारे बच्चे आजकल अपना अकाउंट दे देते हैं यूटिलाइज करने के लिए, तो होता यह है कि जैसे मैंने ट्रांसफर करे अपने पैसे विक्रम जी के अकाउंट में, तो होना ये चाहिए कि विक्रम जी को पकड़ना चाहिए, बट विक्रम जी इज लाइक मैंने तो ये अकाउंट कभी खोला ही नहीं, या मैंने ये किसी की हेल्प करने के लिए ट्रांजेक्शन किया, या फिर मैंने ये अकाउंट मुझे कुछ पता ही नहीं है। अब विक्रम जी के पास से ये पैसे गए फिर अमित जी के पास में, तो ये जो ट्रेल है, ये 7th to 8th लेयर तक जो 1930 है पकड़ने की कोशिश करती है कि इस ट्रेल को पकड़ा जाए, बिकॉज 7th लेयर तक रियल क्रिमिनल पास ही नहीं आ पाता है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। थी सर, क्योंकि अब ठीक है इन्होंने नियम कानून समझा दिए खुशबू ने, और अक्सर हम जब बात करते हैं तो यही सारी बातें रिपीट होती है क्योंकि ये बेसिक है और सबका जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सर ये डिजिटल अरेस्ट हमारे साथ हो रहा है, हमको समझ में कैसे आए विक्रम सर? अब ये तो वरिष्ठ नागरिकों को टारगेट करते हैं, और टारगेट भी तो करते हैं कि हम बैंक से बोल रहे हैं, हम आरबीआई से बोल रहे हैं, हम सीबीआई से बोल रहे हैं। जागरूकता का एंगल अलग है, वो आपके पास होना चाहिए, बट सीनियर सिटीजन्स को कैसे हम समझाएं कि ये डिजिटल अरेस्ट आपके साथ हो रहा है? वो शब्दावली कैसी होनी चाहिए? क्योंकि वो जब फ़ोन हाथ में ले रहे हैं तो वो थोड़ी समझते हैं ये ऑनलाइन ज़िंदगी, ऑनलाइन जालसाजी क्या होती है। नॉट ओनली दिस बट देन जितने भी फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो रहे हैं, आपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कोई ऐड देख लिया, वहाँ पे क्लिक कर दिया, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स चली गई। जो समझा सकते हैं अपने परिवार में इनको वो समझा लेते हैं, बाकियों के कोई गाइडेंस नहीं है। हाउ डू वी मेक देम अंडरस्टैंड कि आपके साथ ये अगर हो तो आपको ऐसे एक्ट करना है या हमको बताना है? कविता जी, आपने सही वक्त से सही सवाल किया है कि सबसे वरिष्ठ मैं हूं और मेरे जनरेशन ही सबसे ज्यादा भुक्तभोगी है इससे। अब बूढ़े तोते को राम नाम आप नहीं सिखा सकती हैं, पहली चीज तो ये नोट कर लीजिए। आप कोशिश कीजिए, हो सकता है कि अगर भाग्योदय होना होगा तो राम नाम सीख भी लेगा, लेकिन ये अनिवार्यता है क्योंकि बहुत डीप पॉकेट्स हैं सीनियर सिटीजन्स की, और इसीलिए सीनियर सिटीजन के दे हैव डीप पॉकेट्स एंड पुअर रिफ्लेक्सेस। म्यूल अकाउंट्स के चक्कर में, अभी खुशबू जी ने बताया वो म्यूल अकाउंट से, ये पूरा इकोसिस्टम जो अमित जी ने बताया, इकोसिस्टम फर्जी सिम कार्ड भी देगा, फर्जी आपको ये भी देगा म्यूल अकाउंट्स, और इस तरीके के टारगेट भी देगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, डेटा कोई जरूरी नहीं है, डेटा खुली तरह से आपने स्विगी से खाना मंगाया, जोमेटो से मंगाया, आप किसी भी आप सुपरमार्केट में जाती हैं, सामान खरीदती हैं, वो आपसे अपना वो दीजिएगा मोबाइल नंबर, जिससे हमारे ऑफर्स आते हैं, अगर माल कभी आपको वापस करना तो उसके लिए आपने गुड फेथ में 90% अपना मोबाइल दे दिया, आपका काम हो गया। दरअसल अब आप टारगेट बिल्कुल पके हुए हैं, बस आपकी बलि चढ़नी है। मोबाइल नंबर अगले के पास, एड्रेस आपका अगले के पास, आपने क्या कब खरीदा है वो आपके पास, कहां आप गए थे ये आपके पास। इतनी जानकारी के आधार पर हम ताश का घर बना करके आना बाना बुन सकते हैं। लेकिन जो मौलिक प्रश्न आपका है कविता जी की वरिष्ठ नागरिकों को समझाए कैसे, अपने महानायक के जरिए टेलीफोन का रिंगटोन भी ऐसे दिया आपने, यहां तक कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी इसके बारे में पहल की है, अच्छी पहल है, लेकिन मैं इतना आशावादी नहीं हूं
1930 में बहुत लोगों ने ये बताया कि शायद कई बार प्रयास करें, आप खुशकिस्मत होंगे अगर 10वीं या 11वीं बार आपको लग जाए। तो खुशबू जी ने उसका निराकरण भी दिया। लेकिन शिक्षा एक कॉन्टिन्यूअस है, रेपिटेशन, इंटरनलाइजेशन एंड देन बिकम्स हैबिट। आप रिपीट कीजिए, इंटरनलाइज कीजिए और हैबिट बने। क्योंकि ये जो आईटी रेवोल्यूशन आया है, तो वरिष्ठ नागरिक उससे पूरी तरीके से अनभिज्ञ है। और विज्ञता लाने के लिए, साक्षरता लाने के लिए आपको रेपिटेशन, इंटरनलाइजेशन टिल बिकम्स है कि अननोन साइट्स को हम ब्लॉक करें। अब एयरटेल, आपने अगर आपका फोन का सिम है, वो भी आपको दिन में 10 SMS भेजेगा, आपके मिस्ड कॉल्स की भेजेगा, आपका बिल भेजेगा, कहेगा आप सोच समझ करके इसको क्लिक कीजिए। अब सब सोच समझ के अगर हम ही को करना है तो फिर आप हमें हार्ड कॉपी भेज दीजिए। अब सब कुछ सोच समझ करके, माइंड अप्लाई करके हम ही को करना है, तो एयरटेल से हमारा सब्सक्रिप्शन लेने का क्या काम। तो बेहतर ये होगा, डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वैलर, कि आप अननोन साइट्स और अपना ये साइट्स खोलना, इसकी हैबिट कर दीजिए बंद। और दूसरी चीज आपने, खुशबू जी ने बिल्कुल कि लॉ में डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। मेरे एक मित्र जिनको 3 बार डिजिटल अरेस्ट आया, एक बार जब वो थे तो उन्होंने कहा कि उनका मैं, तुम जब कॉल हो तो मुझे बताना, मैं आ जाऊंगा। मैं पहुंच गया और मैंने कहा बगल में कि मैं इनका हितैषी हूं, मैं जानना चाहूंगा डिप्टी एसपी सीबीआई साहब, आप किस यूनिट के हैं और आपकी भर्ती किस सन में हुई थी और आपके प्रशिक्षण में आपके इंस्ट्रक्टर्स कौन थे, उनके 2 के नाम बता दें। तुरंत कॉल कट ऑफ हो गया। आप मौलिक सवाल करके पूछ लें, पहले सवाल के बाद ये मेरी गारंटी है, दूसरे सवाल का जवाब कोई दे नहीं सकता, क्योंकि ये सब फर्जी है इकोसिस्टम। जैसा कि मुझे लगता है कैम्बोडिया, लाओस, थाईलैंड से इनकी है रटी रटाई चीजें, स्क्रिप्ट है। तो रटी रटाई स्क्रिप्ट में अगर एक आप आउट ऑफ क्वेश्चन पूछ लीजिएगा सवाल, ये बिल्कुल ढह जाएंगे और बिल्कुल सही है। अब आप कुछ मत दीजिए, कम रेन, हेल और स्टॉर्म, हम आपके किसी सवाल का जवाब नहीं देंगे। अमित, ये बताइएगा, अब हम इस तरह के केसेस की बात कर रहे होंगे, ये तो ग्लोबली होते होंगे, वहां कैसे निपटा जाता है, या वहां पर भी केसेस लगातार ऐसे ही बढ़ रहे हैं? मैं आपको अलग अलग देशों का डेटा देता हूं। जैसे यूके में हर दिन 3 मिलियन पाउंड का नुकसान होता है, मतलब वो भी करीब 1.5 बिलियन हो जाएगा साल भर में। ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह का डेटा है, सिंगापुर में है, दुबई में तो इतना परेशान है कि लोग लोन लेके भाग जाते हैं, मतलब वहां तो और भी लार्ज स्केल पर फ्रॉड। तो हम ये ना सोचें कि साइबर क्राइम सिर्फ भारत की समस्या है, ग्लोबल इशू है, कि पूरे विश्व में इसी तरीके से लोग परेशान हैं। और इसी चक्कर में पिछले साल अक्टूबर में यूके गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया। उन्होंने लॉ ये बनाया कि चाहे गलती विक्टिम की हो चाहे बैंक की हो, बैंक को 5 दिन के अंदर पूरा पैसा विक्टिम को लौटाना पड़ेगा। उन्होंने सारी अकाउंटेबिलिटी बैंक के ऊपर थोप दी। उन्होंने कहा कि भैया आपके अकाउंट में पैसा गया था तो आप ही ढूंढ के लाइए, विक्टिम कैसे ढूंढ के लाएगा, तो आपको तो बैंक में दिया पैसा, कैश तो दिया नहीं। इतना सिंपल सा लॉजिक के बेस पर भारत सरकार भी एक कानून बना सकती है कि जैसे ही आप बैंक की लायबिलिटी एक्सेप्ट करेंगे, ये जो म्यूल अकाउंट्स हैं, फर्जी केवाईसीज हैं, सब रुक जाए। आप अभी किसी को जिम्मेवार बना नहीं रहे हैं तो हर बार विक्टिम ही दोषी साबित हो जाता है और उसका नुकसान हो जाता है। मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा कानून है यूके का, जिसके बाद पूरे बैंकों में तहलका मच गया। कई सारे बैंक के सीईओ आके मेरे से मिले कि भाई इसका तो मिसयूज भी होगा। हमने कहा हाँ, तो एआई है ना, आप एआई के थ्रू ये पता कर सकते हैं बिल्कुल कि ये बंदा वही है या नहीं है। क्योंकि अगर फ्रॉडस्टर्स इतने एडवांस जाकर, नहीं सही बात है, फ्रॉडस्टर्स अगर इतने एडवांस जाकर इस तरह से स्कैम्स कर सकते हैं, तो आप भी तो टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर, एआई का फायदा उठाकर, और जिस तरह से ये पूरी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है उसका फायदा उठाकर अपने लिए रोबोट सिस्टम बना सकते हैं। खुशबू, क्यों नहीं हमें सजा का यहाँ पर प्रावधान और सख्त कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए? हाँ, तब जाकर तो मेरे ख्याल, एक उदाहरण की बात है, देखिए सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको देना है कि अगर ऐसा हुआ तो आप जिम्मेदार होंगे, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जिसके जरिए हो। हमें केवल कुछ उदाहरण सामने रखने, उसके बाद मुझे लगता है कि कम से कम स्टेक होल्डर वाइज हम काफी सॉर्टेड हो जाएंगे। जागरूकता लोगों में, आम पब्लिक में आने में तब भी समय लगेगा, उसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े अभियान, योजनाएं जो है वो करनी होगी, बट एक एग्जाम्पल सेट करने की बात है, वो पहला कदम तो लिया जा सकता है ना? जी बिल्कुल, इट्स अ बहुत ही अच्छा सजेशन है, पर आपको और मुझे ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि यहाँ पर बैंक आपके पैसे नहीं चुरा रही है और यहाँ पर आप बेनिफिट में नहीं है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी क्रिमिनल है जो आपके पैसे लेके जा रहा है आपकी गलती से। तो बैंक के ऊपर इतनी बड़ी लाइबिलिटी डालना बड़ा मुश्किल काम है। बट इसके मद्देनजर रखते हुए, जैसे ये टेक्नोलॉजी का यूटिलाइज कर रहे हैं, आरबीआई ने एक एआई का टूल लाया है, म्यूल हंटर। म्यूल हंटर ये जो टूल है, ये वो सारी बैंक्स को बोल रहे हैं कि आप इसमें इंटीग्रेट करें। तो जैसे कि अगर जैसे अमित जी ने पहले बोला था कि एक बच्चा है जो अपना अकाउंट दे देता है कि मेरे अकाउंट को आप यूटिलाइज कर लें, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे टियर 2 टियर 3 सिटीज में लोगों को बोला जाता है कि आप 10 अकाउंट अगर हमको देंगे तो हम तुम्हें 10-10 हजार रुपए पर अकाउंट पर महीना तुमको देंगे हम।
तो ये जो है वहां पे अगर लेट्स से एक कोई अकाउंट है, मेरे आधार कार्ड से या पैन कार्ड से पता चला है कि ये म्यूल अकाउंट है, तो मैं 15 और अकाउंट्स बैंक अकाउंट्स में खोलूंगी, तो वो जो म्यूल हंटर है उसमें ये डिटेल भर जाएगी कि ये जो नंबर है ये अलर्ट पे है, तो बाकी जितनी बैंक से उनको पता चल जाएगा कि खुशबू जैन के नंबर कार्ड से दूसरा अकाउंट ना खोले या हाई रिस्क है, इसको इमीडिएटली अभी के लिए ब्लॉक कर दिया जाए फॉर टेम्पररी टाइम। तो ये हेल्प करेगा। तो टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो सरकार काम कर रही है, आरबीआई लेकर आई है म्यूल हंटर को। आई थिंक इसको डेवलप करने के लिए जहां पे सारी बैंक्स, सारी कोऑपरेटिव बैंक्स भी इसमें डेटा जब डालेगी तो ये इंटीग्रेट होकर जब निकलेगा तो रियल टाइम में इन क्रिमिनल्स के साथ में फाइट हो जाएगी। और दूसरी चीज है ये जुरिस्डिक्शन का बहुत इस्तेमाल करते हैं, तो आई थिंक हमें सब तरफ से टाइटन करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी जी, हमें इंटर कंट्री जो सीमलेस ट्रांजैक्शंस होते हैं तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेशन करना होगा। तीसरा आई थिंक बैंक को भी आना पड़ेगा कि वो इजीली अकाउंट खोलने की बजाय उनको समझ में आता है तो वहां पे टाइटन करे, जो अमित जी का सजेशन था कि आप टाइटन करें अपने केवाईसी को इस तरीके से कि इस तरीके की चीजें ना हो। और थोड़ी लाइबिलिटी अगर वहां पर आ जाती है कि इनकी केवाईसी अगर प्रॉपर नहीं है तो लाइबिलिटी बैंक्स पे आए, बट विदाउट अगर उन्होंने प्रॉपर केवाईसी किया है उसके बाद में ये चीज हुई है तो आप बैंक को लाइबल नहीं मान सकते, बिकॉज आप उनको उस तरीके की सजा दे रहे हैं जिसके लिए उन्होंने कोई गलती नहीं की है। तो आई थिंक टाइटन रूल्स, इफेक्टिव एनफोर्समेंट एंड आपके और मेरे कंप्लेन करने से आई थिंक ये सिस्टम थोड़ा सा रोबस्ट हो सकता है। ऑलराइट, चलिए, थोड़ा है और बहुत की ज़रूरत है, यही कहा जाएगा। और जागरूकता की बात करें, नियम नीति और उसके अमल को लेकर बात करें तो अभी तक दिल्ली थोड़ी दूर ही दिखाई दे रही है। बहरहाल आप जुड़े, इस मसले को समझाया हमारे दर्शकों के लिए, और बहुत ज़रूरी है कि इन सब चीज़ों को हल्की भाषा में समझाया जाए ताकि लोगों को जल्दी समझ में भी आए और वो थोड़ा सा संज्ञान लेकर अपने हैबिट्स को चेंज करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का, बहुत काम की बात आपने समझाई दर्शकों को आज। और आज की स्पेशल